हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर। हम बीएसएफ आरओ तथा यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 5 देखो, आज लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। एक टॉपिक है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के बीच लगने वाला लंबवत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। ठीक, तो यहां से इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन बटे मीटर। न्यूटन बटे मीटर इसका एसआई पद्धति में मात्रक है, इंटरनेशनल सिस्टम में। इसका विमीय फॉर्मूला हो जाएगा पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र तो देखो यहां से हो जाएगा। देखो बल का लिख लेते हैं पहले विमीय सूत्र, एम एल टी इनवर्स 2 और मीटर का होता है एल। तो एल से एल कैंसिल होके क्या बचेगा, एम टी इनवर्स 2। ये इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक, तो पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? पृष्ठ तनाव से संबंधित ये क्वेश्चन थे। किसी पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जैसे मान लीजिए कि ये द्रव है। ठीक है, द्रव की सतह पर जो काल्पनिक रेखाएं, हमने माना कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, तो काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो जिस बल से ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। या द्रव की सतह के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। जिसका एसआई मात्रक ये न्यूटन प्रति मीटर है, एसआई मात्रक। ठीक है, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम टी इनवर्स 2। इससे संबंधित अगले क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो। किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो, पृष्ठ तनाव द्रव के लिए यदि हम द्रव का ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजक बल का मान घट जाता है। इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अणु दूर दूर जाने लगते हैं। ठीक, तो इसका मान कम हो जाता है, जिसके कारण द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखो आगे दूसरा प्रभाव है इसका। इसको प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है, इधर देख लो, विलयक। विलयक का प्रभाव, यह ताप का प्रभाव था। विलयक का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर? यदि किसी द्रव में कोई वस्तु पूर्णतः घुल जाती है, द्रव में पूर्णतः घुलनशील, जैसे जल में नमक का घुलना। ठीक है, जब किसी द्रव में कोई वस्तु पूर्णतः घुल जाती है, जैसे जल में नमक का घुलना, तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगर कोई वस्तु पूर्णतः घुल रही है तो पृष्ठ तनाव बढ़ता है, लेकिन आंशिक रूप से घुलती है
तो प्रस्तनाभ घटता है। जैसे आपने द्रव में साबुन मिला दिया, साबुन या फिनॉइल मिला दिया, या फिनॉइल, ठीक है, तो साबुन और फिनॉइल मिलाने से प्रस्थ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, द्रव में साबुन और फिनाइल मिलाने से प्रस्थ तनाव कम हो जाता है। दूसरा क्या है, ब्लैक का ये प्रभाव है, ये भी ब्लैक का ही प्रभाव है। ठीक है, दूसरा क्या है कि द्रव में अगर पूर्णतः घुलनशील है कोई भी, जैसे जल में नमक, जल में चीनी, अगर वो पूर्णतः घुल रही है तो प्रस्थ तनाव बढ़ता है, तो प्रस्थ तनाव बढ़ जाता है। आगे देखो, यदि हम किसी भी द्रव में अशुद्धि मिला दें, जैसे कोई तेलीय पदार्थ मिला दिया, ग्रीस वगैरह मिला दिया, ठीक है, तो अशुद्धि के प्रभाव से क्या होता है, यदि हम किसी द्रव में कोई तेलीय अशुद्धि मिला दें, ठीक, या ग्रीस मिला दें, ठीक है, तो प्रस्थ तनाव कैसा हो जाता है, तो द्रव का, इन दोनों को मिलाने से क्या होता है, द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो अन्य क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं आपके। तो अभी आपको बताया गया था कि द्रव का ताप बढ़ाने पर प्रस्थ तनाव घटता है। तो द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का प्रस्थ तनाव घटकर शून्य हो जाता है, तो उस ताप को क्रांतिक ताप कहा जाता है। ठीक है, यदि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाए, तो जिस ताप पर यह शून्य होता है उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं, क्रांतिक ताप। तो ध्यान रखेंगे, तो द्रव के पृष्ठ तनाव के संदर्भ में क्रांतिक ताप की परिभाषा क्या होगी, जिस ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रस्थ तनाव के क्या क्या प्रमाण हैं, हम कैसे जानते हैं कि प्रस्थ तनाव से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम कांच को गर्म करते हैं तो प्रस्थ तनाव से संबंधित कुछ घटनाएं देखते हैं। प्रस्थ तनाव से संबंधित कुछ घटनाएं, ठीक है, तो नंबर एक देखो, जब आप किसी कांच को या कांच की किसी छड़ को गर्म करते हैं, ठीक है, आपने कोई कांच की छड़ ली, ठीक, आप इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, ठीक है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, तो क्या होता है कि कांच का गर्म होने वाला सिरा गोल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गर्म होकर गोल हो जाता है आगे से, इस प्रकार से गोल हो जाता है। क्यों, क्योंकि कांच का प्रस्थ तनाव वस्तु को सकोड़ने का प्रयास करता है, किसी भी लिक्विड को, किसी भी द्रव को उसका प्रस्थ तनाव सकोड़ने का प्रयास करता है, और एक निश्चित आयतन के लिए गोल वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, यदि आपने एक निश्चित आकार की वस्तु ली, यदि आप उसको आयत बना के क्षेत्रफल निकालें और उसको गोला बनाकर क्षेत्रफल निकालें, तो दोनों में अंतर आएगा, गोले का क्षेत्रफल कम होता है, गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है। तो ये गोलाकार कर लेता है जिससे कि इसका क्षेत्रफल घट जाए। क्षेत्रफल क्यों घटता है, प्रस्थ तनाव के कारण। किसी भी द्रव का प्रस्थ तनाव द्रव को सिकुड़ने का प्रयास करता है, द्रव को सिकुड़ने का प्रयास करता है, इसलिए गोल हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, दूसरा देखेंगे, आपने देखा होगा जब आप फूंक मारते हैं तो फुहारे से ठंडक उत्पन्न होती है। जैसे कोई आप गर्म लिक्विड है, कोई गर्म लिक्विड में अगर आप फूंक मारते हैं तो फुहारने से वो ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो, मान लीजिए कि इस पात्र में कोई गर्म लिक्विड है, ठीक,
जब आप यहाँ से फूंक मारते हैं तो ये अणु छोटी छोटी बूंदों के रूप में ऊपर को फैल जाते हैं। ठीक है, तो फैलने से क्या होता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ऊपरी सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो नीचे के अणु ऊपर जाते हैं, तो नीचे के अणु जब ऊपर जाते हैं तो इन्हें संसंजक बल के विरुद्ध, कोहेसिव फोर्स, संसंजक बल जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जो इनकी आंतरिक ऊर्जा में कमी लाता है। जब कार्य करेंगे तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। ठीक, तो जिसके कारण आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है, और यही कमी वस्तु के ताप में कमी लाती है, इसी कारण वस्तु आपकी ठंडी हो जाती है। ठीक है, आगे देखो अन्य प्रमाण हम इसका देखेंगे। अन्य प्रमाण तो आप सीधा याद रखें, क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठ ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, क्षेत्रफल परिवर्तन जो होता है वो पृष्ठ ऊर्जा पर डिपेंड करता है। तो आगे देखो इसका नेक्स्ट प्रमाण क्या आता है कि पारे की छोटी बूंदें गोल और बड़ी बूंदें चपटी होती हैं। तीसरा देखो ऐसा क्यों होता है, पारे की बड़ी बूंदें चपटी तथा छोटी बूंदें गोल होती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बूंद बनने की एक ऐसी शर्त होती है, बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो। ठीक है, बूंद वह आकृति धारण करती है, बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। ठीक है, किसी भी बूंद पर दो प्रकार के बल लगते हैं। नंबर एक लगता है पृष्ठ तनाव बल और दूसरा लगता है गुरुत्व बल। ठीक है भाई, किसी भी बूंद पर दो प्रकार से बल लगते हैं, एक तो लगता है पृष्ठ तनाव के कारण बल जो बूंद के क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है, और दूसरा लगता है गुरुत्व बल। तो पृष्ठ तनाव में देखो तो बूंद वही आकृति धारण करेगी जिसमें उसकी स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो। अगर बूंद छोटी है तो छोटी बूंद में क्या होता है कि इसने अपना क्षेत्रफल कम कर लिया, क्षेत्रफल कम होगा तो स्थिति ऊर्जा कम होगी, यानी कि सिकोड़ने का प्रयास करा। ठीक है, तो इस पे लगता है पृष्ठ तनाव बल, छोटी बूंद पे लगता है पृष्ठ तनाव बल। जब बूंद बड़ी हो जाती है तो वह अपने गुरुत्वीय केंद्र को नीचे लाती है जिससे कि उसकी स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो जाए। तो नीचे लाने के लिए उसको फैलना पड़ता है अपने गुरुत्व केंद्र को। अगर मान लो ये नीचे नहीं लाई होती, इस प्रकार से बड़ी बूंद होती तो इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ होता है, यहाँ। ठीक, तो एनर्जी, क्योंकि बूंद की एक विशेषता होती है कि वो अपनी स्थिर ऊर्जा न्यूनतम करती है, तो न्यूनतम करने के लिए अपना गुरुत्व केंद्र कहाँ लेके जाती है, जैसे इस बूंद में लेके गई नीचे, नीचे ले जाने के लिए इसको फैलना पड़ता है। छोटी बूंद किस कारण बनती है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण वो खुद को सकोड़कर छोटा कर लेती है जिससे कि उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, और क्षेत्रफल कम करने से उसकी स्थिर ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक, आगे देखो तो यही कारण है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो भी, आपने देखा होगा अन्य प्रमाण देखो पृष्ठ तनाव के, आपने देखा होगा कि शुद्ध जल की अपेक्षा साबुन मिले हुए
जल के बुलबुले बड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास शुद्ध जल है, आप उसके बुलबुले बनाए तो छोटे बुलबुले बनेंगे, और यदि आप उसमें साबुन मिलाएं या सर्फ मिलाएं उसके बाद उसके बुलबुले बनाए तो बुलबुले वो बड़े बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि साबुन या सर्फ मिलाने से जल का प्रस्तनाव कम हो जाता है, जिससे कि वो क्षेत्रफल को सिकुड़ने का प्रयास नहीं करता। ठीक है, लेकिन शुद्ध जल का प्रस्तनाव अधिक होता है, वो अपने क्षेत्रफल को सिकुड़ने का प्रयास करता है। तो छोटा बुलबुला शुद्ध जल का और बड़ा बुलबुला किसका बनाया जा सकता है? साबुन मिले हुए जल का। अन्य उदाहरण देखो, आपने देखा होगा कि शुद्ध जल की अपेक्षा सर्फ मिला जल कपड़ों की अच्छी धुलाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि जल का प्रस्तनाव कम हो जाता है। क्यों करता है? क्योंकि जल का प्रस्तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट, उसके आगे देखो, अन्य एग्जाम्पल देखो। अन्य एग्जाम्पल में क्या है कि आपने देखा होगा शीशे के छोटे छोटे छर्रे बनाए जाते हैं। क्यों बन जाते हैं शीशे के छोटे छोटे छर्रे? क्योंकि शीशे का प्रस्तनाव अधिक होता है और वो खुद के क्षेत्रफल को सिकोड़कर छोटा कर लेता है। ठीक, उसके बाद आगे देखो, इसके बाद बल समझेंगे। ससंजक बल। ससंजक बल किसे कहते हैं? संसंजक बल, जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल, लगने वाले आकर्षण बल को, लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। ठीक है, जैसे जल है, जल के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहेंगे? संसंजक बल। जैसे कोई भी पदार्थ है, वो उसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? संसंजक बल। एक होता है आसंजक बल। आसंजक बल, ठीक है, एडहेसिव फोर्स। तो यहां एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य था, और इसके लिए क्या है? ये भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य। ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को बस, कि संसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है, और आसंजक बल भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखो, अब आता है आणविक दूरी। आणविक दूरी किसे कहा जाता है? तो वह अधिकतम दूरी जहां तक दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आणविक दूरी कहलाती है, आणविक परास कहलाती है। दोबारा सुनो, वह अधिकतम दूरी जहां तक दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आणविक दूरी या आणविक परास कहलाती है, जिसका मान आणविक दूरी, जिसका मान कितना होता है? 10 की घात -9 मीटर। इस दूरी को आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट आता है, अब आती है द्रव की पृष्ठ ऊष्मा, यह द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा। तो यदि मान लीजिए कि ये द्रव है, ठीक है, तो इसकी पृष्ठीय ऊर्जा कितनी होगी? माना कि इसका प्रस्थनाव अगर T है, यदि इसका प्रस्थनाव T है और हम इसके क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें इसकी ऊर्जा के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। वो कार्य को समझो। मान लीजिए कि इसे चित्र द्वारा देखो, दूसरे हमने लिया ये कि हमने ये कोई पात्र लिया, ठीक है, ठीक, इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें द्रव भरा है।
यदि हम इस द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएं या इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएं, तो क्षेत्रफल बढ़ा के मान लीजिए कि हम अगर इस पात्र की चौड़ाई को और बढ़ा दें तो ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो नीचे के अणु ऊपर जाएंगे। नीचे के अणु जब ऊपर जाते हैं तो वो अपने सहयोगी अणु के साथ ससंजक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दो अणु थे, इसमें से एक अणु ऊपर चला गया, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा था? संसंजक बल। और संसंजक बल के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया, और यही कार्य द्रव में पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है W बराबर T इंटू डेल्टा ए। ठीक है, जैसे ये द्रव है और द्रव के ऊपर क्या ये पृष्ठ है। ठीक है, यदि पृष्ठ के एक ओर जल है या द्रव है और एक और वायु है, तो उस क्षण के लिए आपका पृष्ठीय ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, यदि किसी द्रव, जैसे मान लीजिए कि द्रव में कोई पानी का बुलबुला है, ठीक, किसी द्रव में कोई वायु का बुलबुला है, ये वायु, ठीक, तो ये जो बुलबुला बना हुआ है, तो बुलबुले के पृष्ठ के एक और वायु है, दूसरी ओर जल है, तो इसके पृष्ठीय ऊर्जा कितनी होगी? W बराबर T इंटू डेल्टा ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली कमी अथवा वृद्धि इंटू प्रस्तनाभ का गुणनफल क्या कहलाता है? पृष्ठीय ऊर्जा। ऐसे ही द्रव के लिए यदि आपके पास साबुन का बुलबुला है, मान लेते हैं ये साबुन का बुलबुला, इधर देखो, माना कि ये साबुन का बुलबुला है जिसके अंदर भी वायु है और बाहर भी वायु है, तो इसके लिए पृष्ठीय ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, जितनी और वायु होती है उतनी ही संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं टी इंटू डेल्टा ए में। अगर एक और वायु थी तो 1 से मल्टीप्लाई किया, आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई भी दिखा सकते हैं। 2 और वायु है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका संपर्क कोण। संपर्क कोण, कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, तो देखो, जब किसी द्रव को किसी पात्र में भरा जाता है तो उसकी ऊपरी पृष्ठ किनारों पर 2 प्रकार की आकृति बनाती है। कुछ द्रव तो किनारों के ऊपर की ओर चढ़े होते हैं, ये ऊपर को आकर्षित होते हैं। ठीक है, और कुछ जल, ये मतलब कुछ द्रव ठोस के किनारों पर अंदर की ओर झुके होते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे की ओर। इस प्रकार से 2 प्रकार की आकृति बन जाती है। और तीसरी आकृति होती है आपकी, कुछ द्रव संपर्क तल कुछ द्रव समतल तल बनाते हैं। ये तो है समतल तल, ये है अवतल तल, ये है उत्तल तल। ठीक है, जब द्रवों को किसी पात्र में रखा जाता है तो वे ऊपरी सतह 3 प्रकार की बनाते हैं। समतल तल बनाते हैं, ठीक है, एक बनाते हैं अवतल तल, दूसरा ये तीसरा बनाते हैं उत्तल तल। ये क्यों बनते हैं इसको देखो, इधर देखो, तो यहां हमने संपर्क कोण पढ़ना है। संपर्क कोण में देखो कि द्रव की सतह, उस बिंदु की बात कर रहे हैं जहां द्रव तथा ठोस एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जिस बिंदु पर संपर्क तथा ठोस एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उस बिंदु से द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा
ठोस के तल पर द्रव के भीतर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण संपर्क कोण कहलाता है। ठीक है, संपर्क कोण। ठीक है, अब इधर देखो, उत्तल तल में देखो, द्रव की सतह पर खींची गई, यानी कि उस पॉइंट से खींचना है जहां द्रव और ठोस एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब जो बर्तन है वो तो ठोस ही है। तो द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठोस की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के भीतर की ओर। इस बात को ध्यान में रखें कि ठोस की सतह पर जो स्पर्श रेखा खींचनी है आप लोगों को, वो ठोस द्रव की सतह पर स्पर्श रेखा खींचनी है और ठोस की सतह पर द्रव के भीतर की ओर स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक, तो दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है इसे भी संपर्क कोण कहते हैं। ठीक, संपर्क कोण। और तीसरा इधर देखो, द्रव की सतह पर खींची है स्पर्श रेखा और ठोस की सतह पर द्रव के भीतर की ओर स्पर्श रेखा ये बनी, इन दोनों के बीच का कोण भी थीटा है। तो यहाँ संपर्क कोण तीन प्रकार से हुए हैं। एक तो हुआ है थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक, पहले चित्र के लिए, और यहां हुआ है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि यहाँ थीटा 90 डिग्री से कम है, और यहां हुआ है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि द्रव की किस सतह के लिए संपर्क कोण अधिक कोण होता है। तो किसके लिए होता है? उत्तल तल के लिए। अवतल तल के लिए संपर्क कोण न्यून कोण होता है और समतल तल के लिए 90 डिग्री होता है। तो ध्यान रखेंगे, जिनके लिए संपर्क कोण 90 डिग्री होता है वो केस नली में ना तो ऊपर चढ़ते हैं ना ही नीचे उतरते हैं। जिनके लिए संपर्क कोण न्यून कोण होता है वो केस नली में ऊपर चढ़ते हैं। ये द्रव केस नली में ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। पहली बात तो ये है। जिनके लिए संपर्क कोण अधिक कोण होता है ये द्रव केस नली में नीचे उतरते हैं, केस नली में नीचे उतरते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये केस नली में न ऊपर चढ़ते हैं ना नीचे चढ़ते हैं, न ऊपर चढ़ते हैं और न नीचे उतरते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। तीनों से अलग अलग क्वेश्चन भी बनता है। उसके बाद आगे देखो, आपसे पूछा जाए कि पारा तथा कांच के लिए संपर्क कोण कितना होता है। नंबर 1, पारा और कांच के लिए संपर्क कोण यह होता है 135 डिग्री। ठीक है, दूसरा, जल व चांदी के लिए संपर्क कोण कितना होता है? 90 डिग्री, मतलब इसका तल समतल होता है। तीसरा, शुद्ध जल व कांच के लिए संपर्क कोण 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट, सामान्य जल व कांच के लिए संपर्क कोण 8 डिग्री होता है। ठीक, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे देखो, यदि सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट आता है इसमें दाब आधिक्य। किसी भी बूंद के भीतर या किसी भी बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य कितना होता है। ठीक है, तो दाब आधिक्य देखो, दाब आधिक्य, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई द्रव की बूंद है, ठीक है। तो इस द्रव की बूंद के भीतर तो द्रव रहेगा, बाहर रहेगी वायु। तो यानी कि जो द्रव की बूंद का पृष्ठ है वो किस किस को अलग कर रहा है, जल और वायु को। यानी कि एक तरफ वायु है, एक तरफ जल है। इसके चारों तरफ वायुमंडलीय दाब लग रहा है P, और अंदर भी इसको संतुलित करने के लिए एक दाब तो कैपिटल P रहेगा जो वायुमंडलीय दाब के बराबर रहेगा, और एक दाब रहता है जिस पृष्ठ तनाव के कारण ये खुद को सिकोड़ने का प्रयास करता है, उसको रोकने के लिए जो दाब लगता है, एक दाब रहता है वो। तो जिस कारण बूंद ये संतुलित अवस्था में रहती है, ये स्मॉल p मैंने मान लिया। माना कि इस बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है, माना कि इस बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। इस बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। ये वायुमंडलीय दाब है बाहर का। इसके बूंद को संतुलित करने के लिए इसके भीतर भी आंतरिक दाब कैपिटल P है, और एक दाब है जो पृष्ठ तनाव के कारण लग रहा है। पृष्ठ तनाव के बल को संतुलित करने के लिए एक दाब है स्मॉल p, ठीक है। तो अतिरिक्त दाब कौन सा हुआ, स्मॉल p, जिसका मान होता है किसी भी बूंद के लिए 2T/R, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये उस कंडीशन में लगाना है जब किसी भी पृष्ठ के एक और वायु है, दूसरी तरफ जल है। तो इसके भीतर जल है, बाहर वायु है। जैसे कि अन्य देखो, यदि किसी जल के भीतर कोई वायु का बुलबुला हो जिसकी त्रिज्या कैपिटल R हो, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा। इसके भीतर भी दाब आधिक्य के लिए यही फॉर्मूला होगा, P बराबर 2T/R। यदि साबुन का बुलबुला हो, ये माना कि कैपिटल R त्रिज्या का कोई साबुन का बुलबुला है जिसके भीतर भी वायु है और बाहर भी वायु है, तो इसके लिए दाब आधिक्य का फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर 4T/R, सॉरी P बराबर 4T/R। मतलब इससे 2 गुना हो जाएगा इनके भीतर दाब। क्यों, क्योंकि इसकी पृष्ठीय ऊर्जा इससे 2 गुना हो जाएगी, इसलिए इसके भीतर दाब भी अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है केस नली। केस नली किसे कहते हैं, वह नली जिसमें केस के समान बारीक छिद्र बना होता है, केस नली कहलाती है। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब देखो, केस नली। वह नली जिसमें केस के समान बारीक, केस के समान बारीक छिद्र होता है, छिद्र बना होता है, ठीक है, केस नली कहलाती है। इसी संबंधित आता है फिर केशिकात्व। केशिकात्व किसे कहा, कैपिलैरिटी, ठीक है। केशिकात्व, कैपिलैरिटी, केस नली, कैपिलरी ट्यूब। केशिकात्व किसे कहते हैं, केस नली में जल के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना केशिकात्व कहलाती है। केस नली में जल के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना केशिकात्व कहलाती है। तो देखो, जल ऊपर क्यों चढ़ता है, उसका कारण देखो। माना कि ये कोई बीकर है जिसमें द्रव भरा हुआ है, जिसमें द्रव भरा है, ठीक है। ये द्रव की ऊपरी सतह है, इसके भीतर कोई केस नली है जिसको हमने द्रव की सतह से ऊर्ध्वाधर खड़ा किया, ठीक है, ये केस नली। तो द्रव और केस नली की दीवारों के बीच इस प्रकार की सतह बन जाएगी, मतलब केस नली के भीतर द्रव किनारों की ओर चढ़ेगा,
किनारों की ओर चढ़ेगा अगर हमने द्रव लिया है। अगर पारा लेते तो वो 135 डिग्री का बना था, मतलब उत्तल आकार बना था, उत्तल पृष्ठ, इससे अवतल पृष्ठ बनाया है, मान लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि केंद्र की ओर, अभी अभी हमने बूंदें सीखी थी, बूंद थी तो इसका केंद्र इधर था, केंद्र की ओर दाब अतिरिक्त होता है, यानी कि दाब अधिक होता है, तो इसका केंद्र किधर है, इधर। इधर दाब कितना है, कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी, ठीक, और भीतर कितना दाब है, पी। तो इस दाब को पूरा करने के लिए द्रव एच ऊंचाई तक चढ़ जाता है। इस दाब को पूरा करने के लिए, तो इसको यहाँ ऐसे देखो, इसके भीतर दाब है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी। इस दाब को पूरा करने के लिए द्रव एच ऊंचाई तक चढ़ जाता है, ठीक है, एच ऊंचाई तक। तो पास्कल ने बताया था कि द्रव स्तंभ का दाब कितना होता है, रो जी एच। तो अब भीतर भी दाब कितना हो गया, ऊपरी सतह पर दाब, और ये दाब जब तक, सॉरी, ये द्रव जब तक ऊपर चढ़ता है, जब तक द्रव की दोनों सतह पर दाब बराबर न हो जाए, ठीक। तो ये दाब ऊपर कितना हो गया, अब ऊपर भी कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी, और द्रव की निचली सतह पर कितना हो गया, द्रव की निचली सतह पर इस कैपिटल पी प्लस रो जी एच। तो स्मॉल पी कंपेयर करने पर स्मॉल पी की वैल्यू आ गई है रो जी एच। यदि केस नली में बने इस नवचंद्रक अर्थात अर्धगोलार्ध की त्रिज्या कैपिटल आर हो, तो ये कितना हो जाएगा, 2t अपॉन आर, जहाँ टी क्या है, इस द्रव का प्रस्थनाभ, तो रो जी एच। तो किसी भी केस नली में जो द्रव चढ़ता है वो कितना चढ़ता है, 2t अपॉन रो जी आर, ठीक है। किसी भी केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई किस सूत्र से ज्ञात करेंगे हम, H बराबर 2t अपॉन रो जी आर से, ठीक। जहां रो क्या है, इस द्रव का घनत्व, जो हमने पास्कल के नियम में सीखा है, ठीक है। तो आगे देखो, यदि केस नली को तिरछा कर दिया जाए, यदि केस नली को हम ऊर्ध्वाधर से झुका दें, माना कि केस नली पहले इस प्रकार से खड़ी की गई थी, देखो इससे केस नली इस प्रकार से यहां खड़ी की गई थी। यदि मैं इसको ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण झुका दूं तो ये इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो पहले ये ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई थी, ठीक है, तो इसकी अक्ष पहले जैसी बनाओ, ठीक है। हमने इसको अल्फा झुका दिया, तो एकांतर कोण के नियम से ये कोण भी अल्फा रहेगा, और ये जो नई हाइट आ जाएगी वो एच डैश आएगी। हमने मान लिया पहले इसमें द्रव कहाँ तक चल रहा था, एच ऊंचाई तक चढ़ रहा था, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब चल रहा है एच डैश ऊंचाई तक, ये इसी के लेवल तक, ठीक है। तो किसी भी पात्र में द्रव समान ऊंचाई तक चढ़ता है, ठीक है, समान ऊंचाई तक, मतलब लेवल बराबर रहता है। तो ये इस क्षैतिज तल से एच ऊंचाई तक है, तो जल इस क्षैतिज तल से यहां तक चढ़ेगा एच ऊंचाई तक, ये उसकी ऊपरी सतह रहेगी एच। तो नली को कितने डिग्री झुकाया हमने, एच। तो देखो ये अल्फा है, अल्फा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये आधार हो गया एक कण, तो कोश अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कण एच डैश। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एच डैश बराबर आ जाएगा एच अपॉन कोस अल्फा। यानी कि केस नली झुकाने से केवल केस नली की लंबाई में द्रव ज्यादा भरा है, लेकिन जल का जो लेवल है, जल की सतह से जल का लेवल एच ऊंचाई पर है, क्योंकि एक सतह के लिए जल की दोनों पृष्ठों, यानी कि पृष्ठ के ऊपर और पृष्ठ के नीचे दाब बराबर होता है और समान ऊंचाई पर होता है, ठीक है, समान ऊंचाई पर होता है। तो आज के लिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आप अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है।
इससे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उससे संबंधित सारे जितने अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।